नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे एक लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृषि कानूनों के लागू होने पर अस्थायी रोक लगाने और कमेटी बनाने के बाद भी किसान आंदोलन थम नहीं रहा है। आज किसानों ने दिल्ली बॉर्डर, पंजाब, हरियाणा के अलावा देश के बाकी हिस्सों में लोहड़ी के दिन कृषि कानूनों की प्रतियां जलाईं। किसानों का कहना है कि वो कानूनों को वापस कराकर ही मानेंगे। इसके साथ ही वो 26 जनवरी पर ट्रैक्टर परेड की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। किसान आंदोलन के बढ़ते दबाव के बीच अब हरियाणा सरकार की चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। इस दबाव का असर राज्य की राजनीति में भी देखने को मिल रहा है और राजनीतिक चहलकदमी का दौर तेज हो चला है। तमाम तरह की कयासों के बीच दुष्यंत चौटाला ने आज पीएम मोदी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे चली मुलाकात के बाद चौटाला बिना मीडिया से संवाद किए चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। अनुमान जताया जा रहा है कि इस बैठक में कृषि कानून और किसानों को लेकर चर्चा हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री खट्टर और दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने किसान आंदोलन को लेकर कहा है कि नए कृषि कानूनों में कोई कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष के बहकावे में आकर लोग आंदोलन कर रहे हैं। हेमा मालिनी ने साथ ही संवाददाताओं से कहा कि आंदोलनकारी किसान नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं और कृषि कानून में दिक्कत क्या है। इससे ये पता चलता है कि वे इसलिए ऐसा विरोध कर रहे हैं क्योंकि कोई उनसे ये करने के लिए कह रहा है। कर्नाटक में येदियुरप्पा कैबिनेट विस्तार कर रहे हैं, लेकिन उसको लेकर बीजेपी में बवाल हो गया है। बीजेपी के कुछ विधायकों ने खुली बगावत कर दी है। पार्टी के विधायक बसनगौड़ा यत्नाल ने मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि येदियुरप्पा को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। जो भी ब्लैकमेल करता है या पैसे देता है उसे मंत्री बना दिया जाता है। वहीं बीजेपी के एक और विधायक कालकप्पा बंदी ने भी कैबिनेट विस्तार पर नाखुशी जताई। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूं, मैं मंत्रिमंडल विस्तार से खुश नहीं हूं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बता दें, आज 7 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जानी है, लेकिन इसको लेकर पार्टी में मतभेद सतह पर आ गए हैं। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे पर एक महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है। इसके साथ ही महिला का कहना है कि मुंबई पुलिस ने उसकी शिकायत नजरअंदाज की है। एनसीपी नेता मुंडे ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि शिकायतकर्ता और उसकी बहन उन्हें ब्लैकमेल कर रही हैं। हालांकि मुंडे ने स्वीकार किया है कि शिकायतकर्ता की बहन के साथ उनके संबंध थे और वे उसके 2 बच्चों के पिता भी हैं। धनंजय मुंडे ने मंगलवार को जारी एक बयान में कहा है कि उनकी पत्नी, परिवार और मित्रों को इस संबंध की जानकारी भी है और उनके परिवार ने दोनों बच्चों को स्वीकार भी कर लिया है। मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बुधवार को एक बार फिर नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक दिन पहले नाथूराम गोडसे को आतंकवादी कहा था। इसी को लेकर प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से देशभक्तों के साथ दुर्व्यवहार करती रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसे भगवा आतंकवाद तक कह दिया था। इससे ज्यादा निकृष्टता क्या होगी। बता दें, ये बवाल हाल ही में ग्वालियर में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की ज्ञानशाला खोलने के बाद हुआ है। हिंदू महासभा ने नाथूराम गोडसे की एक लाइब्रेरी खोली थी, जिसको बवाल के बाद प्रशासन ने बंद कराया। लेकिन हिंदू महासभा का कहना था कि वो इसके तहत बताएंगे कि गोडसे कितना बड़ा राष्ट्रवादी था। हालांकि उन्होंने था नहीं, थे कहा था। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी और शर्तों के अपडेट से क्या आपके डेटा की सुरक्षा खतरे में है? इसको लेकर आरोप कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कंपनी ने अखबारों में फुल पेज का विज्ञापन जारी किया है। इस पूरे मामले में सफाई दी है और बार बार ये दावा किया है कि उनके संदेश और वॉइस कॉल पूरी तरह सुरक्षित हैं। विज्ञापन में व्हाट्सएप ने साफ किया है कि वह ना तो निजी संदेशों को देख सकता है और ना ही कॉल को सुन सकता है। इसमें दावा किया गया है कि हर निजी संदेश, फोटो, वीडियो, वॉइस मैसेज और डॉक्यूमेंट जो आप अपने दोस्तों, परिवारों और सहकर्मियों को एक एक कर या ग्रुप में भेजते हैं, वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन से सुरक्षित हैं। ये सिर्फ आप लोगों के बीच ही रहते हैं। वहीं अगर प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव की बात करें तो पहले इसमें कहा गया था कि आपकी निजता का सम्मान करना हमारे डीएनए में है। हमने जब से व्हाट्सएप बनाया है, हमारा लक्ष्य है कि हम निजता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ही अपनी सेवाओं का विस्तार करें। लेकिन अब नई प्राइवेसी पॉलिसी में निजता के सम्मान वाला शब्द नहीं है। नई पॉलिसी कहती है हमारी प्राइवेसी पॉलिसी से हमें अपने डेटा प्रैक्टिस को समझाने में मदद मिलती है। अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के तहत हम बताते हैं कि हम आपसे कौन सी जानकारियां इकट्ठा करते हैं और इससे आप पर क्या असर पड़ता है। आपको बता दें, इसके साथ ही प्राइवेसी के नए नियमों और शर्तों को मंजूरी दिए बिना आप 8 फरवरी के बाद व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्हाट्सएप के इसी जबरन सहमति लेने के तरीके से लोगों में आक्रोश है और वो दूसरी ऐप्स की ओर रुख कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की 12 विधान परिषद सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी की ओर से पूर्व मंत्री अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। उधर बीएसपी ने भी 2 विधान परिषद के फॉर्म खरीदे हैं। ऐसे में एक सीट के लिए सपा और बसपा में अच्छी खींचतान देखने को मिल सकती है। बीजेपी 10 सीटें जीतने की स्थिति में है। भारत में कोविड-19 से बचाव को टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। सभी राज्यों में वैक्सीनेशन की तैयारियां जारी हैं। भारत बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन की पहली खेप हैदराबाद से आज सुबह दिल्ली और 10 अन्य शहरों को भेजी जा चुकी है। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी वैक्सीन कोविशील्ड की पहली खेप मंगलवार को भेजना शुरू कर दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार वैक्सीन मुफ्त नहीं देती है तो दिल्ली सरकार जरूरत पड़ने पर वैक्सीन मुफ्त में मुहैया करवाएगी। केजरीवाल ने साथ ही वैक्सीन को लेकर भ्रम न फैलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और वैज्ञानिकों ने सभी प्रोटोकॉल फॉलो कर ये दवाई लाई है, इसलिए इस पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं के लिए स्कूल 18 जनवरी से खोलने के आदेश दे दिए हैं। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पिछले दिनों ही दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि बोर्ड परीक्षा को देखते हुए हम स्कूल खोलने पर विचार कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक दिल्ली के स्कूल 18 जनवरी से इन बच्चों को बुला सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभिभावकों की मंजूरी जरूरी होगी। भारत में एक दिन में 15,968 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 202 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,04,95,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,51,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,14,000 से अधिक हैं। उपराष्ट्रपति माइक पेंस द्वारा ट्रंप के खिलाफ संविधान के 25वें संशोधन का इस्तेमाल करने से इनकार करने के बाद अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 205 के मुकाबले 223 वोट से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति माइक पेंस और कैबिनेट से 25वें संविधान संशोधन के इस्तेमाल का अनुरोध किया है। हालांकि माइक पेंस हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी को चिट्ठी लिखकर कह चुके हैं कि वो 25वें संशोधन के इस्तेमाल के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप को पद से हटाने की इजाज़त नहीं देंगे। इसके जवाब में पेलोसी ने भी कहा है कि वो उपराष्ट्रपति को 24 घंटे का समय देंगी कि वे हाउस का अनुरोध मानते हैं या नहीं। वहीं अगर पेंस नहीं मानते हैं तो इसीलिए हाउस राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव पर भी आगे बढ़ रहा है। हाउस में यह प्रस्ताव पेश किया जा चुका है और आज इस पर बहस होनी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कुर्सी से हटाने की डेमोक्रेट्स की कोशिशों को अब उनके ही कुछ साथी रिपब्लिकन्स का साथ मिलने लगा है। प्रतिनिधि सभा की तीसरी सबसे वरिष्ठ रिपब्लिकन लिज चेनी ने कहा है कि वो बीते हफ्ते की यूएस कैपिटल पर हुई हिंसा को देखते हुए ट्रंप पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान करेंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी की बेटी लिज चेनी ने महाभियोग का समर्थन करने की बात कही। रिचर्ड निक्सन के वक्त के बाद से यह पहली बार है जब राष्ट्रपति की खुद की पार्टी के किसी नेता ने ऐसा किया हो। हाउस के 2 अन्य रिपब्लिकन सदस्यों जॉन कॉटको और एडम किंजनर ने कहा है कि वो भी महाभियोग के लिए मतदान करेंगे। फेसबुक और ट्विटर के बाद अब यूट्यूब ने भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 1 सप्ताह के लिए बैन लगा दिया है। ऑनलाइन व वीडियो प्लेटफॉर्म ने इस पाबंदी के पीछे हिंसा फैलने की चिंता को बताया है। यूट्यूब ने 1 हफ्ते की पाबंदी लगाते हुए कहा कि उनके कुछ भी पोस्ट करने से हिंसा फैल सकती है। बता दें 20 जनवरी को अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लिहाजा इस फैसले को 20 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की दृष्टि के मद्देनजर देखा जा रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।